हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं केंद्रक क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी क्रिया हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक केंद्र बिंदु होता है। उसी प्रकार न्यूक्लियस यानी कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है। केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक जो होता है ये सभी उसके अंदर की क्रियाओं को संचालित करता है। जैसे कोई भी काम हो गया, जैसे विकास, वृद्धि, प्रजनन, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर। इन सारी चीज़ों को जो केंद्रित जो कोड करता है वो केंद्रक होता है। ठीक है। तो जो शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या होता है ऐसा कि जैसे माता पिता के अंदर से जो डीएनए पुत्र के अंदर आता है या बेटा या बेटी के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें को डिनोट करता है कोड के रूप में। वो क्रोमोसोम जो होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे स्तर की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसको केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। केंद्रक झिल्ली जो पाई जाती है वो बहुत पतली होती है और जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर से कोशिका द्रव्य जो होता है वो केंद्रक के बाहर आ पाता है। जो कोशिका द्रव्य है इसको अभी हम थोड़ी देर बाद आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है। केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका विभाजन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। छड़ाकार कैसा होता है? यानी छड़ाकार का मतलब होता है कि एक लंबा कह कह सकते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए एक लंबा छड़ाकार दिखाई देने का मतलब हो जाएगा ऐसे कुछ आकृतियां बन जाती हैं। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। ये होता है डीएनए का जो नाम है, इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो माता पिता से होता है वो क्या होता है कि अणु के रूप में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में वो कहाँ जाता है? अगली संतति यानी कि अपने उनकी संतानों में चला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। देखिए ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण का संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक। क्रियात्मक खंड का मतलब क्या हो गया कि जैसे डीएनए कैसे रहता है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब आप तैयार करेंगे तो इसमें अब छोटे छोटे खंड जब आप कर देंगे तो ये एक खंड बनेगा। ठीक है। तो इसके अंदर ही इसी का एक छोटा टुकड़ा जब हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये छोटा टुकड़ा जो कहलाएगा यही आपका जीन कहलाएगा। ठीक है। तो जीन जो होता है वो कोशिका के डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है। जो कोशिका विभाजित अब आप देखेंगे कि जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें डीएनए जो होता है वो क्रोमैटिन क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान हो जाता है। ठीक। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो होता है ये पदार्थ के धागे जैसी, ये देखेंगे यहाँ क्रोमैटिन जो होता है पदार्थ धागे की तरह एक जाल के पिंड में, ये जाल, जैसे जाल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, मान लीजिए ऐसे बहुत ज़्यादा ये जाल के रूप में अ, होता है। जब कभी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो यह क्रोमोसोम में क्या होता है? संगठित हो जाता है। आप लोग जब देखेंगे क्रोमोसोम की संरचना तो क्रोमोसोम की संरचना हम बनाकर दिखाते हैं। ये ऐसे करके, रुकिए एक मिनट, ऐसे क्रोमोसोम की संरचना होगी, ये ऐसे होता है। ठीक।
क्रोमोसोम जो लगे होते हैं वो डीएनए आप देखेंगे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर जब इसको खींचा जाता है, यहाँ से मान लीजिए खींच रहे हैं आप, तो यही क्रोमोसोम जो होंगे खींच करके डीएनए का रूप लेते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, कुछ जीव जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उनके अंदर जब होता है तो मान लीजिए उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक। वही केंद्रक, ये केंद्रक ऐसे रहेगा, मान लीजिए एक केंद्रक है, तो केंद्रक जब केंद्रक का रूप है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये कोशिका के रूप में ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक। और यही धीरे धीरे बीच से टूट करके, अब मान लीजिए यहाँ देखेंगे हम, ठीक, और ये हो गया इसके अंदर वाला पार्ट। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये बीच से ऐसे टूट जाएगा, ठीक। तो ये नई कोशिका बना लेगा। इसको आगे समझते हैं, नई कोशिका कैसे बनाता है। मान लीजिए ये कोशिका था और ये टूट करके दो नई कोशिका बना लिया, दो नई कोशिकाओं का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से एक केंद्रक दो नई कोशिकाओं, यानी कि एक कोशिका से दो जो मातृ कोशिका, इसको बोला जाता है मातृ, एक सेकेंड, ये देखिए ये कोशिका जो होगी इसको बोला जाएगा मातृ कोशिका। क्या बोला जाएगा, मातृ कोशिका। और ये जो दोनों होंगी इसको इंग्लिश में बोला जाता है डॉटर सेल। और क्या इसको क्या कहेंगे, यानी कि पुत्री, पुत्री कोशिका, ठीक है। एक जब ये कुछ जीवों में जो होता है जनन के लिए केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार प्रक्रिया में अकेली कोशिका विभाजित होकर क्या बना रही हैं, दो नई कोशिका बनाती है। मातृ कोशिका विभाजित होगी तो क्या बनाएगी, पुत्री कोशिका बनाएगी। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जब नए सेल का निर्माण हमेशा पुराने सेल से ही होता है, ठीक है। एक नया सेल बनने के लिए एक पुराना सेल का होना बहुत आवश्यक है। जब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि इसको कहेंगे कि सेल थ्योरी में आपको बताया जाएगा कि जब नई कोशिका बनती है तो वो हमेशा पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनती है, ठीक है। अ, यह एक कोशिका जो होती है, यह कोशिका के विकास में परिपक्व निर्धारण करता है तथा साथ ही सजीव कोशिकाओं को रासायनिक क्रियाओं में निर्धारित करता है। रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं शरीर के अंदर, उसको भी निर्धारण कौन करता है, केंद्रक करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए वो एक कोशिकीय जीव होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का चित्र आप लोगों को जब आगे बताया जाएगा तो कुछ ऐसे करके रहता है, ऐसे करके एक चित्र होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जब बहुत छोटा है तो इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाएगा वो बहुत छोटा होगा, अस्पष्ट होगा, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक की झिल्ली नहीं होती है। अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण और बात है कि बैक्टीरिया के अंदर होता है वो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या होगा कि ये कोशिका जो बनी है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है केंद्रक, तो इसके अंदर ये जो झिल्ली बन रही है जो इसको आकार दे रहा है, ये झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो क्या होगा, ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होती है। अस्पष्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोशिका के अंदर जब अकेंद्रक होता है तो मान लीजिए जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी तो ये अस्पष्ट है। लेकिन अगर इसमें अस्पष्ट, इसमें केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाई जा रही है तो ये स्थान के रूप में, यहाँ पर एक स्थान है, मान लीजिए ये स्थान है केंद्रक के लिए है, तो ये अस्पष्ट जब नहीं होगा तो इसमें अस्पष्ट झिल्ली, यानी कि ये झिल्ली तो है नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ मान लीजिए
रहने के लिए एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, क्या कहते, तो हमने क्या कहा कि जी ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव, ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। प्रो मतलब होता है पूर्व, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि केंद्रक का सुस्पष्ट यानी कि पूरी तरह से विकास न होना, यानी कि उनके चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो केंद्रक का सही से निर्माण नहीं हुआ है। और जिन जंतुओं के अंदर, जिन जीवों के अंदर कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। अब और क्या देखेंगे हम इसमें, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। द्रव्य अंगक मतलब होता है कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव, उसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, केंद्रक के अंदर, इसमें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो कोशिका के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे जंतु हैं जिनकी शरीर बहुत बहुत ही सूक्ष्म है, यानी कि एक कोशिकी है, एक ही कोशिका में उनका पूरा जीवन यापन होता है। और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, वो उनके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी कि श्वसन तंत्र में हम क्या देखते हैं, श्वसन तंत्र में अलग है, उत्सर्जन तंत्र में अलग कोशिकाएं, अलग अंग बनते हैं, ठीक है, सभी अंगों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक। ऐसे अंगकों के अनेक पदार्थ, अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित पदार्थों के द्वारा किया जाता है, ठीक। अनुभाग 5.2.4 में पढ़ें, इसको आगे पढ़ते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया जो होती है में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ होती है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। अब यहाँ देखेंगे एक चित्र दिया गया है, प्रोकैरियोट्स कोशिका, प्रोकैरियोट कोशिका कैसी होती है, ये देखिए। प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है,